बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, परवेज़ खटक साहब की जो परवाज़ है सियासी वफादारी तब्दील करके एक नई जमात की उन्होंने दाग बिल तो डाल दी है। सवाल यह कि पार्टी तो बनने से पहले ही बिखर गई है। मुताद्दिद ऐसे अरकान हैं जिन्होंने परवेज़ खटक साहब की जमात से लाताल्लुकी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया है। इस जमात का फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर तो आमिर साहब का तज़किया हम शामिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर इलेक्शन की एक फ़िज़ा है, इसमें जो निगरान वज़ीर आज़म है, देखना ही होगा कि उसकी दौड़ कौन जीतेगा। पंजाब के अंदर इलेक्शन ना करवाने का बहाना था एक तरफ, और नई मर्दमशुमारी पर हुकूमत ने एक यू टर्न भी ले लिया। इसके ऊपर आमिर साहब का तज़किया और अरबों रुपया लगाया गया नई मर्दमशुमारी कराने के लिए। तो फिर इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर आखिर क्यों कराने के लिए हुकूमत सोच विचार कर रही है और ऐलानात कर रही है, इसके ऊपर भी आमिर साहब से हम बात करेंगे। आमिर साहब, धड़ा कहूँ या जमात कहूँ, फैसला आप कर लें। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये इसको संजीदा किस्म का एक एनालिसिस किया मैंने संजीदा सवाल किया और आपने नहीं के वो सारा मगर ये एक लतीफ़ा भी है ना। लतीफ़ा आगे हमारे साथ IPP वाला इस्तेहकाम पार्टी वाला हो चुका हुआ है। पहले बताया गया जनाब ये एक पार्टी बन गई है बाप की तरह की और ये पंजाब की सियासत अब छा जाएगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पहले लंदन गए, उन्होंने कहा जी हम तो सारे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। वो लड़काना गए, वहाँ से भी इनकार हो गया। अब वो एक जो है ना जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जो खुद नाअहल हैं, उन्होंने चप्पू पकड़ा दिए हैं। अपनी छेदज़दा एक छोटी सी उनकी कश्ती है और चप्पू ओन चौधरी के पास है जो किसी कौंसलर का इलेक्शन और वो 3 टाइटैनिक से टकराने के लिए तैयार हैं। तीनों बड़े टाइटैनिक, PTI से भी लड़ना है उन्होंने, नून लीग के साथ भी लड़ना है, पीपल्स पार्टी के साथ भी लड़ना है, और तमाम जो बंदे हैं उनमें से एक भी बंदा कोई इस तरह का नहीं नज़र आ रहा है कि जो कि इलेक्शन आसार ज़्यादातर हारे भी। सो वो एक क्योंकि तजर्बा हुआ हुआ है, उसके बाद ये हुआ हुआ है, तो इसके साथ भी स्टार्ट में ही काफ़ी सारा लतीफ़ा हो गया कि बड़ी वो एक ये जो वीडियोस दिखा रहे हैं। अच्छा, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना सवाल लिए गए, ना सहाफ़ियों को अंदर जाने दिया गया। चंद तस्वीर और चंद वीडियो शॉट्स दिखाई हैं जिसमें 20-25 लोग बैठे हुए हैं। अब पूरे नहीं उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं, मगर जो अभी इतलाएँ आई हैं, सबसे पहले तो वो लिस्ट जो है ना, हमें एक लिस्ट दे दी गई जिसमें उन्होंने कहा जी 57 जो है ना साबिक अरकान जो है ना उनकी शमूलियत का उन्होंने दावा किया। हाँ। तो पहले सबसे तो एक जो उसके अंदर लतीफ़ा जो मैं कह रहा हूँ कि एक साहब ये रोक के दिखा सकें, ये वकार खान साहब हैं जो ANP के MPA थे, ये फौत हो चुके हुए हैं। ये इनकी उनकी तस्वीर भी लगा दी है कि ये भी पार्टी में शामिल, मतलब इतनी जल्दी में और इतनी नालायकी में किया गया कि जो बंदे मर गए हैं ना उनका भी फहरिस्त में नाम ला दिया। अल्लाह मग़फ़िरत करे, हंसना नहीं चाहिए किसी की इस तरह की। और यार अपनी तस्वीरें तो चेक कर लो कि बंदा जिंदा है कि मुर्दा है। तो वो एक आदमी जो बेचारे स्वाद के थे, बड़े मुतबर आदमी थे, ANP के MPA थे, वो फौत हो चुके हैं पिछले साल। और उनकी वकार खान है, उनकी तस्वीर भी बीच में लगा दी है। साथ में जो फहरिस्त दी है वो 33 बंदों की दी है। अब 33 में से जो है, अगर तो शहबाज गिल साहब का ट्वीट को माना जाए तो उसमें वो कहते हैं जी 28 टोटल बंदे हैं और एक मुर्दा उन्होंने भी जिक्र किया है, मैंने शनाख्त कर दी है मुर्दा तस्वीर की, और उन्होंने कहा जी 7 ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। सो हमारी टीम ने बड़ी इसमें रिसर्च की है किस किस ने की है, तो कम से कम 5 अरकान ने तो खबरों को मुस्तरद कर दिया है कि अच्छा हम शामिल नहीं है। जो MPA मुसव्विर खान साहब का उनका वीडियो बयान आ चुका है कि मैं मुश्किल वक्त ज़रूर है मगर मैं कप्तान का सिपाही था और रहूँगा। फिर उसके बाद MPA इफ्तिखार मशवानी साबिक MPA, यानी उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। उसके बाद MPA साबिक MPA अजीजुल्लाह गिरान साहब ने कह दिया जी मैं तो कनाडा में हूँ, मेरा अच्छा किसी ने कहा था कि ये वहाँ इजलास के अंदर मौजूद थे। वो कह रहे हैं मैं कनाडा में हूँ, मेरी खबरें तो ना चलाएं, जो कुछ भी हूँ कप्तान की वजह से हूँ और पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ये आगे उनके विजुअल्स भी अजीजुल्लाह साहब के चल रहे हैं। आजम खान और 2-3 इस तरह की है। तो 5-6 नहीं है वो मफरूर है, अभी तक गायब है। क्लियर करें इस बात को, लोगों को पता होना चाहिए कि कौन आजम खान लोगों को सबको पता है कि ये वो दूसरे आजम खान है। तो ये तो इन्होंने लतीफ़ा एक बना दिया जिस तरीके से उसकी लॉन्चिंग की जा रही है कि क्योंकि परवेज़ खटक साहब
ऑफ कोर्स परवेज खटक साहब से इस वक्त जो है जोड़ तोड़ का बादशाह केपी में कोई नहीं है। उन्होंने जो है गवर्नमेंट गिराने में बनाने में उनका बड़ा रोल रहा हुआ था। बसीरत रखते तो हैं मतलब आप देखें जिस तरह वो ANP में रहे, पीपल्स पार्टी में रहे, फिर सारी पार्टियों में तकरीबन अब वो रह चुके हैं 2011 से PTI, तो उनके क्रीडेंशियल्स हैं। मगर इस वक्त जो है एक उनके अपने ख़ानदान से पहले तो नौशहरा में अभी मैं उनके काशीबासी में उनके प्रोग्राम में देख रहा था, उनके जो भतीजे हैं आहद खटक साहब, वो उनके वालिद जो हैं लियाकत जो MNA थे, लियाकत खटक इनके भाई, वो PTI के MNA थे, उन्होंने निकाल दिया। उनका जी हम जो ये आहद खटक साहब अब जो है उनके भतीजे ये साबिक नाज़िम रहे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के, जो कि इनका होम बेस है, और वहाँ के ये जो वज़ीर भी रहे हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि जनाब ये हम JUI के उससे लड़ रहे हैं, तो इनके तो घर में इनको वोट नहीं, खटक खानदान के नहीं इनको मिलते हैं, तो ये बाहर क्या जाएंगे। तो उनका जितने ये PTI के तोड़ेंगे उससे ज़्यादा इनके अपने घर के टूट रहे हैं। और उन्होंने अपने जो सिर्फ लोकल बॉडी के जो लास्ट इलेक्शन नौशहरा में हुए उसके फिगर्स दिए हैं। उनके जी मैं उसके अंदर मुझे तकरीबन जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आहद खटक साहब लड़े थे, उनका जी मुझे 34,000 वोट मिला था, और JUI के कैंडिडेट को 41,000 मिला था, और PTI का कैंडिडेट जीत गया था, उसको 44,000 उसको मिला था, JUI वाले को 41,000। यानी कि आहद साहब के वोट और JUI के जिसको ज्वाइन कर लिया मिला ले पिछले लोकल बॉडीज के इलेक्शन के, तो 70,000 इनके हो जाते थे। और PTI का जो कैंडिडेट था खटक साहब का समझ लें जो उस वक्त था, उसके उस वक्त 44,000 थे। तो इनका एक वो है। हाँ, अगर संजीदा बात करें तो आप इसका लार्जर कैनवस देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक गेम हो सकती है कि आप देखें पहले बाप पार्टी बनी बलूचिस्तान में, और वो बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, और यहाँ भी किंग मेकर का रोल अदा उन्होंने किया कि अगर वो PTI के खिलाफ ना जाते तो उनका हुकूमत का तख्ता नहीं था पलटना। तो उस तरह ही ये जैसी कैसी भी है, छोटी कश्ती है, छेदज़दा है जहांगीर तरीन साहब की, मगर एक बाप का वर्जन पंजाब में भी बना दिया गया है, और अब KP में भी एक बाप का वर्जन है। तो ये तीनों चारों सवाए सिंध के हर पार्टी में एक बाप वर्जन है। तो वहाँ पे इन सब का मिला के अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि नज़र आ रहा है कि उस तरफ धकेला जा रहा है सियासत को, कि जिसमें कमज़ोर गवर्नमेंट हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो, और नंबर किसी के पास भी अक्सरियत ना हो, तो इनका मिला जुला के ये सारे मिलके कुछ सीटें ले लेते हैं। ठीक, तो एज वन ग्रुप एक पावर ग्रुप बन सकता है। सो ये डिपेंड करता है हालात पे कि क्या ऐसे हालात होते हैं इलेक्शन की। अब तो मोरलेस डिसाइडेड ही है कि कब होने हैं, किन हालात में होता है, क्या उसमें से गेम लगाई जाती है। हमारा हमसाया मुल्क जो है ना वो स्पेस की इंजीनियरिंग में चांद तक वो जा रहा है, और हम कहाँ पे? हम सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और वो ये आपने सही टांका इनके साथ सियासी इंजीनियरिंग से ही फारिग नहीं हो रहे, तो हमने चांद पे क्या जाना है, यही चांद मारी एक जा रही है, सियासी चांद मारी हो रही है, तो क्या किया जाए। अच्छा, मुझे एक बात चाहिए आमिर साहब, पहले तो एक बात ये कि लियाकत खटक साहब वो MNA नहीं थे, MPA थे, वो MPA थे, और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा, आपने अभी बात की कि जी इलेक्शन का तो पता चल ही गया है कि कब होने, इलेक्शन का नहीं, गवर्नमेंट कब जा रही है इसका पता चला, इलेक्शन कब होने इसके बारे में कुछ नहीं पता। परवेज खटक साहब ने जो पार्टी नई लॉन्च की है, इसे इतना खुफिया और मशकूक तरीके से क्यों लॉन्च किया गया? नहीं, खुफिया मैं नहीं समझता हूँ, इत्तलात है कि शायद बड़ी सख्ती थी, और उनके तल्लिक सारा यही नेक्स्ट स्टॉप यही इंतजार किया जा रहा था, जो बल्कि असद कैसर साहब की और इन दो बंदों के ऊपर तमाम KP में नजरें थी। ये दो बड़े, हाँ इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट आदमी जो कि जाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब महमूद खान साहब जो है महमूद खान साहब जो हैं वो साथ में एक हैवी वेट इनके साथ हैं, बहरहाल चीफ मिनिस्टर हैं, ये खुद चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, और ये दो एक बड़े नाम हैं बिल्कुल जो साथ साथ बैठे हुए वीडियो में एक्सपेक्टेड था, दिखाया भी जा रहा है, मगर एक्सपेक्टेड था। ये इतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे खटक साहब का। परवेज खटक साहब के हल्के फुल्की जो वाइब्स आ रही थी वो बिल्कुल पता चल रहा था कि वो टूट चुके हुए हैं, दूर जा चुके हुए हैं PTI से। ये इंतजार था कि कब आते हैं, कितने बंदे लेके आए, वो होमवर्क कर रहे थे। पर मुझे जो उम्मीद थी कि जिस तरह के हालात हैं
तो कि इससे ज़्यादा बड़ा ग्रुप लेके आएंगे, इसकी लॉन्चिंग बेहतर तरीके से होगी। तो ये तो IPP से भी ज़्यादा फुसफुसा काम निकला है। और मैंने इस तरह कहा ना कि इतना भी होमवर्क नहीं किया हुआ कि एक मुर्दा आदमी की तस्वीर बीच में लगा दी है और बीच में से जब आप फहरिस्त देते हैं, उनको दिखाते हैं, प्रेस को बुलाते हैं, फिर वो 7-8 बंदे ताल्लुकी का ऐलान कर दें और बताएं आप 57 निकले वो 28, तो वो उनकी एक लॉन्चिंग अफरा तफरी में की गई। तो दूसरा जो नजरें थी वो KP में ज़्यादा असद कैसर के ऊपर थी कि सेकंड बड़ा सबसे बड़ा नाम वहाँ पे वही है, बल्कि इनसे बड़ा है क्योंकि नेशनल असेंबली के स्पीकर थे। तो उनका आज जो बयान आया है वो तो बहुत ज़्यादा प्रो PTI आया है। उन्होंने कहा जी मैं तो अभी तक खड़ा हूँ, और उन्होंने जो ट्वीट भी की है कि जनाब फसाद करने वालों को उन्होंने कुरान मजीद की शायद आयत को कोट किया है कि फसाद वालों पे उन्होंने किस्म की लानत भेजता हूँ, इस टाइप की बड़ी जानदार किस्म की PTI के हक़ में उन्होंने ट्वीट किया है। अभी तक खड़े हैं, मगर इस ट्वीट के बाद जब आप कुरान हदीस का एक हवाला दे देते हैं तो फिर पीछे हटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक और बड़ा अहम सवाल है आमिर साहब। पंजाब की हद तक तो ये कहा जा रहा था कि जितने भी बड़े नाम है वो चले गए हैं, मगर KP के अंदर हमें PTI खड़ी नजर आई थी। आप मुझे ये बताएं कि अब आपको आज इस सतह पे इस लम्हे ये महसूस हो रहा है कि PTI को डेंट KP के अंदर डल गया या डल सकता नहीं? ये KP के पहले 2-3 चीज़ें याद रखें तारीखी तौर पे। जो सियासी तारीख उसकी है कि KP की तारीख में आज तक कभी कोई गवर्नमेंट री इलेक्ट नहीं हुई थी। ये PTI की गवर्नमेंट वाहिद थी जो कि री इलेक्ट हुई थी। ऑफ कोर्स उसमें जो है आपको दाद देनी पड़ेगी, परवेज़ खट्टक चीफ मिनिस्टर थे तो इनका भी रोल था। दूसरा ये कि ये सारा इल्ज़ाम लगता है कि जी ये सिलेक्शन हुई 2018 में, काफ़ी हद तक बिल्कुल काफ़ी इल्ज़ाम ठीक भी हैं कि वो इंजीनियरिंग हुई उस ज़माने में और इमरान खान साहब को लाने में हेल्प की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उनके साथ में शामिल थी। मगर 2013 में भी तो ये KP में इलेक्शन लड़े थे। हाँ। उस वक्त जो अगर वो उस वक्त PTI कहती थी इंजीनियरिंग हुई है और नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते थे कि ना बिल्कुल कोई इंजीनियरिंग नहीं हुई, हम तो मेरिट पे जीते हैं। हमारा ये जो साउथ के लोग एकदम पीपल्स पार्टी से टूट के हमारे साथ शामिल आए हैं, ये अपनी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं। उस वक्त ये नहीं कहा गया था कि ये जनाब ये सिलेक्टेड हैं या बुलाएं। उस वक्त वो मेरिट पे आए थे। उस वक्त भी KP में PTI का उस वक्त तो इन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, इन्होंने बल्कि उल्टा कहा कि कोई इंजीनियरिंग नहीं हुई, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, बड़े ही मिसाली किस्म के इलेक्शन हुए। ये नून लीग का स्टांस था। उस मिसाली इलेक्शन में भी PTI जो है वहाँ पे जीती थी। इस दफ़ा हाँ बड़े ही अरसे से वहाँ पे मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कभी कोलिशन गवर्नमेंट ना रही हो। ये पहली दफ़ा अक्सरियत जमात जीती थी। सो इवन जो ये आपके अंदर लाहौर के अंदर भी जो जितना आपको मज़ामत नज़र आई है सियासी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा उसके अंदर KP के लोग थे जो कि वहाँ से आते रहे और लड़ते रहे, आंसू गैस खाते रहे और सपोर्ट करते रहे। तो KP में ये कह देना, पर अभी इलेक्शन के मतलब किस सूबे में क्या सूरत हाल होगी, अभी वो जो कहते हैं ना अभी बड़ा फ़र्क है अब और तब में, नाउ एंड देन। हाँ, बिल्कुल ये सो अभी काफ़ी ये कह देना कि क्या होगा इलेक्शन में, कौन जीतेगा हारेगा, ये मेरा प्री मैच्योर होगा, टू अर्ली होगा। तो अभी देखते हैं, अभी काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, अभी देखना है कि एग्जैक्टली कि इलेक्शन कमीशन कवानीन क्या होती हैं, किन कंडीशनों में लगाते हैं। अगर तो जो मिसाल आपने देखनी है कि जिस तरह निगरान हुकूमत का बिहेवियर है पंजाब में, तो अगर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे अब आ गया है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन हो। लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। जी जुबैर बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने वक्त निकाला। मैंने कहा भी आपसे मेरा एजेंडा तो आज ओवरऑल बाकी इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन था, मगर ये KP का वाक़या एकदम हो गया तो उसी से ही शुरू करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइटर उसमें अगर आपकी इजाज़त हो कि मैं असद उमर साहब का देख रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जब ये जा रहा था PTI के अंदर तो मुझे सारा ख़ानदान मेरा मुखालफत कर रहा था, और जुबैर भाई ने सबसे लंबा ख़त लिखा कि सियासत ही बहुत बुरी चीज़ है, तुमने सियासत में नहीं जाना। कहते हैं उसके बाद 1 महीने बाद जुबैर भाई ने खुद छलांग लगा के जो है ना सियासत में आ गए। तो ये जिस सियासत के लिए आप कह रहे थे बुरी है,
तो ये क्या बहुत अच्छी सियासत हो रही है जिसका आज नजराना केपी में पेश किया गया है? नहीं, मैंने बुरी नहीं कहा था, सियासत बुरी चीज है, बिल्कुल भी नहीं ये कहा था। मैंने मुखालफत की कि सियासत में ना जाएं और पीटीआई में तो बिल्कुल भी ना जाएं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सियासत, इसलिए नहीं, इस वजह से कहा था कि इतना क्लैरिटी नहीं थी और पीटीआई में वो जाने की बात कर रहे थे और मुझे इमरान खान की सियासत से बिल्कुल भी मुझे वो नहीं था कि ये सही तरफ जा रहे। इस वजह से मैंने मुखालफत की थी और मेरा ज्वाइन करना उनके रिएक्शन में नहीं था, वो तो एक स्ट्रोक ऑफ एक लाख या जो भी था। आई डिड नॉट इंटेंड टू ज्वाइन। वो उसके 1-2 महीने वो वैसे वो तो साइड इशू था, मगर मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो ज़बरदस्ती पार्टियां बनाई जा रही हैं, नज़र आ रहा है पकड़ दकड़ के हो रहा है ये, क्योंकि आप हमेशा उन चंद लोगों में से हैं जो कि नॉन पार्टीजन लेवल पे जो अखलाकी और जमहूरी रवायात के हवाले से हमेशा सच बोलते रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो कि पकड़ धक्कड़ और ये जो पार्टियां आर्टिफिशली इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाई जा रही हैं, क्या ये अच्छा हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल है अच्छा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक फेडरल पार्टी एक पीटीआई थी और फेडरल पार्टी हमारे यहाँ जाहिर अगर आप पीटीआई के अलावा काउंट करें तो पीपल्स पार्टी को एक हद तक कह सकते हैं पीएमएलएन, तो फेडरल पार्टी का ना होना इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। अब ये क्यों टूट रही है, एक तो आपने कहा पकड़ धकड़ की वजह से, लेकिन पकड़ धकड़ के अलावा ये एक चीज बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एक जिसका असद ने काशिफ अब्बासी के इंटरव्यू में जिक्र भी किया था, सबसे बड़ा मसला जो हुआ था कि एक तो जो बयानिया बिल्डअप किया गया था वो इतना डेंजरस था, टकराव वाला बयानिया था। दूसरा ये था कि इलेक्शन, मेरा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले से था और पीटीआई वालों के साथ मैं पहले भी बात करता था आपकी कि देखें टीटीपी फॉर एग्जांपल, अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एग्जांपल लें कि वो कहते हैं कि जी हमने इस्लामी निज़ाम नाफिज करना है, लेकिन चूंकि उनके पास वोट की ताकत नहीं है तो वो इस वजह से फिजिकल वायलेंस के थ्रू एक अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। पीटीआई हैड नो सच इशू, तो उनको एक फिजिकल मार धाड़ की सियासत करने की जरूरत क्या थी? या तो 3 साल बाद इलेक्शन होते तो समझ आने वाली बात है। तमाम सर्वेस ये बता रहे थे कि दे हैव अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द इलेक्शन। केपीके में तो क्लियरली, पंजाब में भी था, देयरफॉर इस्लामाबाद। तो उन्होंने फिजिकल वायलेंस की तरफ, फिजिकल वायलेंस सिर्फ 9 मई की नहीं मैं बात कर रहा, एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स 24/7, मतलब तंग आ जाते लोग। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, पकड़ दकड़ के अलावा बता रहा हूँ कि मैं पीटीआई के बहुत से लोग वो जानते हैं, वो कहते हैं हम तंग आ गए थे। हर रोज तो नहीं होता कि आज लॉन्ग मार्च पिंडी करना है, आज लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद करना है, आज निकल पड़े हकीकी आजादी के लिए निकल पड़े। भाई जब आपके पास वोट अगर आपके पास है तो फिर आपको इस किस्म की एजिटेशनल सियासत क्यों करने की जरूरत है? अच्छा, खान साहब का इवन उससे पहले भी, जब 2018 से पहले ऑपोजिशन में थे, उस वक्त भी एक शहर लॉकडाउन कर दूंगा, दूसरा शहर लॉकडाउन कर दूंगा, पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन कर दूंगा। मैंने पकड़ दकड़ जुबैर इसलिए कहा कि आज ही 2-3 लोग ऐसे थे कि जो कि उनकी कल परसों जेल से हथकड़ियों के साथ जो है ना वो तस्वीरें आई थी, तो उसके बाद एकदम से वो नजर आया कि वो आज के कट में बैठे हुए थे। और ये आपने देखा है काफ़ी दर्जनों इस तरह की मिसालें हैं कि लोगों के ऊपर केसेस होते हैं और जो ही वो छोड़ते हैं पीटीआई, वो पवित्र हो जाते हैं, केसेस ख़त्म हो जाते हैं, ज़मानत मिल जाती है उनको। और ये तमाम लोग जो दिखाए गए हैं इनके ख़िलाफ़, ज़्यादातर के ख़िलाफ़ पर्चे थे, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां थी और पकड़ दकड़ जारी थी। तो ये कोई मैं पकड़ दकड़ हवा में नहीं कह रहा, ये इसको डिनाई करना तो मेरा बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आप की बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ये पकड़ धकड़ जो थी ये पहले भी होती रही है। पिछली जो हमने फेस किया था पकड़ धकड़, उससे फर्क क्या था? मैं आपको वही बता रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड कि पकड़ धकड़ हुई, कौन सा सियासतदान था? एक तो वो पकड़ धकड़ थी और एक तो बिहाइंड द सीन्स जो डराना धमकाना, थ्रेट करना, इंटिमिडेट करना, फैमिली को तंग करना, वो सारा कुछ हो रहा था पिछले अखबार में, ये जब पीटीआई की हुकूमत थी। लेकिन एक बेसिक फर्क था, एवरीवन थॉट के वी आर ऑन अ जस्ट कॉज, हम एक बड़ी एक जद्दोजहद का हिस्सा है।
तो हमें वो नहीं, कभी शक नहीं हुआ था किसी के दिमाग में कि हम कर क्या रहे हैं। 9 मई का जो वाकया था वो इतना बड़ा वाकया था कि जब वो कन्फ्रंट करते हैं और उनको वो पकड़ धकड़ के दौरान उनसे ये पूछा जाता है कि आप, तो वो खुद रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए ना, आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ असद उमर या शाह महमूद कुरैशी, क्या इनको पकड़ धकड़ की थी? कोई पकड़ धकड़ नहीं की थी। पूछ ले उनसे कि जी जब उनको छोड़ा था तो वो सीधे बाहर ही आए। 10-10 25-25 पर्चे हैं उनके ऊपर, जेलों में रह के आए हैं। नहीं तो 25 पर्चे तो देखे ना, 4 साल से 5 साल से शायद का आप कह रहे हैं कि असद उमर के ऊपर जो सारे पर्चे 15-20 करप्शन के हुए हैं, और ये जो तरनौल में एक बंदा उनकी माँ पे नारे लगा रहा था बलवा करने के लिए, ये पर्चा है उन पे। 4 जगहों पे जो है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ उनकी इमाम पे, तो आप कह रहे हैं ये सही पर्चे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हैं? आप उनसे ये तो पूछ लेना कि उन्होंने जो भी अभी साइडलाइन पीटीआई से वो जो उन्होंने एक ही इंटरव्यू दिया था काशिफ अब्बासी को, उसमें क्या कहा था कि जी वो हमारे पास चॉइस थी, वो चॉइस इमरान खान ने नहीं एक्सेप्ट की थी। परवेज खटक ने भी वही बात की है। शाह महमूद, परवेज खटक, असद उमर, जो उनके फवाद चौधरी, उन्होंने भी यही कहा है। जब हमारे पास एक क्लियर कट चॉइस मिल गई थी, एक इलेक्शन की डेट में हेयर और देयर कुछ एक आध हफ्ते का फर्क था, तो अब खान साहब की सियासत ऐसी है कि नहीं आज डिसॉल्व करें। अब जब वो पीछे रिफ्लेक्ट होकर लोग देखते हैं, और ऑलरेडी यू आर क्रॉसिंग दैट डेंजरस रेड लाइन जहां आपने इतनी नफरतें क्रिएट कर दी। देखिए, कोई भी रिफ्लेक्ट करेगा बैठ के तो वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो हेटेड की, नफरत की सियासत जो उनके दिमागों में डाल के, भाई जब आप इस्लाम को भी बीच में ले आते हैं, जब आप ये कहते हैं कि पीएमएलएन और पीपीपी वाले दे आर बैड पीपल, दे डू बैड थिंग्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत नाजायज पकड़ धक्कड़ पीटीआई के और आमिर, मैं आपको बताऊं कि आप हमारे से पूछे, वी हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड फॉर इयर्स। मतलब जब आप विद इन द आपके अपने रिश्तेदार वगैरह आपके सलाम का जवाब ना दें ऐसे, और ये सवाल आपको मैं बताऊं कि जगह जगह, चाहे आप जहाज में सफर कर रहे हैं या लंदन में फिर रहे हैं या कराची में या लाहौर में रेस्टोरेंट में, पढ़े लिखे लोग, खासतौर पर ख्वातीन आके अगर ये सवाल आपसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता कि आपने मरना भी है एक दिन? बिल्कुल, वो मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि आपके दौर में भी जो नाजायज पकड़ धक्कड़ हुई और जो नाजायज गाली गलूच हुआ वो बिल्कुल गलत था, और बिल्कुल 9 मई को भी मजम्मत ही उसकी की जा सकती है और किसी अल्फाज में नहीं उसको बयान किया जा सकता। मगर मैं अभी सिचुएशन ज़रा लार्जर, बड़ा कैनवस पे अभी पेश कर रहा था कि आप चूँकि एक सियासी पार्टी नून लीग के हवाले से अगर आप सोचें तो इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त हर सूबे के अंदर जो है एक पहले बाप पार्टी बनाई गई और वो अब किंग मेकर्स फेडरल गवर्नमेंट में भी थी और वो उनकी हुकूमत बलूचिस्तान में है, फिर यहाँ आईपीपी एक पंजाब में बनी, अब ये इसमें बन गई केपी में। वर्चुअली एक ही तरह का मॉडल नज़र आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता सियासतदानों से ये आपको स्पेस कम होती नहीं नज़र आ रही, इसके पीछे लार्जर पिक्चर? ये आपकी बात सही है कि जिसको आप सिविलियन बालादस्ती कहते हैं, जिसके बेसिकली मतलब ये होता है कि सियासतदान जो हैं इस मुल्क की सियासत की जिम्मेदारी उठाएं और वो फैसला साजी करें, चाहे वो मईशत के हवाले से, चाहे वो सियासत के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उसको धचका लगा है ये सारे अमल के बाद। अब ये जाहिर सी बात है इंडिविजुअल सियासतदान, और दूसरी बात ये है, आप जो में से मेरा ख्याल है खिलवाना भी चाह रहे हैं, और आप सही आपका सवाल है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कि देखें, मैं इतनी सपोर्ट कर सकता किसी को डरा धमका के आप उसकी सियासत चेंज करवाएं या आप उसको कोई फोर्स करें कि वो सियासत से पीछे हट जाए या पार्टी लॉयल्टी चेंज करे। हर इंडिविजुअल का अपना जाहिर सी बात है तरीक़ेकार होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका फ़ायदा नहीं होता कि अगर छोटी छोटी पार्टियां बन जाएं, प्रोविंशियल लेवल पर बन जाएं। और वो आपने क्यू लीग का जिक्र नहीं किया, क्यू लीग में भी काफ़ी जान पड़नी शुरू हो गई, इसके बाद बहुत से लोग उधर भी चले गए, तो वो फिर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह आपने पार्टी 4 या 6
वोटों के साथ वो नेशनल असेंबली में मेक और ब्रेक करने के काबिल हो जाती हैं फेडरल हुकूमत को। बिल्कुल MQM इसी तरह से एक एग्जांपल रही है। तो जब तक बड़ी पार्टीज स्ट्रांग नहीं होती हैं और वो इतनी ज्यादा पार्टीज के साथ हुकूमत बनाने में मजबूर नहीं होती, तो पाकिस्तान के लिए फायदा नहीं है। पाकिस्तान के लिए दूसरा फायदा है कि मैं इसीलिए ये कि PTI बिल्कुल नून लीग के और पीपल्स पार्टी के रीजन समझ आते हैं कि वो खुश होंगे कि उनकी जो मेन राइवल है PTI, वो अगर उसके हिस्से बुकरे हो रहे हैं और वो टूट रही है तो बिल्कुल पॉलिटिकली जो है कोई शक नहीं है उसमें, इसमें पॉलिटिकली वो खुश होने की बात समझ आती है। मगर जब पूरा एक कल्चर ही पॉलिटिकल जो है वो इतना ज़्यादा गिर जाए, और मुझे प्राइवेटली आपकी पार्टी के लोग भी और पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी लोग हैं कि जिस तरीके से ये किया जा रहा है जमहूरी तरीके, कानूनी तरीके और आइन की को पामाल करके जिस तरीके से पंजाब के इलेक्शन भी डिले किए गए, उससे कोई भी शायद आखिर में विक्टर ना हो, सबकी ही हर सियासतदान की हार हो, ये भी एक जाविया देखने का। आप इसे कितना मुत्तफिक हैं? देखिए बिल्कुल, एक उसमें भी जो आपने पंजाब के इलेक्शन की बात की थी, और मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड उस वक्त जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया भी नहीं था, उस वक्त मेरा ख्याल है मेरे और शाहिद खान अब्बासी की पोजीशन बड़ी क्लियर थी, एक आध और की भी हो कि 90 डेज का मतलब 90 डेज ही होता है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उस वक्त हो गई जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में मैं किसी एक जज को नहीं ब्लेम कर रहा, लेकिन उन्होंने आपस में इतनी डिवीजन थी कि उससे सारा मामला जो था वो अगर जुबैर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहाँ भी है, मगर आपकी गवर्नमेंट ने जो वफाकी हुकूमत ने कहा जी हम फोर्सेस नहीं दे सकते, हम पैसे नहीं दे सकते, 20 अरब रुपया नहीं दे सकते, 60 अरब रुपया उन्होंने MNAs को दे दिया है, वो एक मजाक ही था ना। उसके अंदर ऑफ कोर्स जो है ये आप मौजूदा हुकूमत को आप उससे मुबर्रा नहीं कर सकते ना, हम नहीं, लेकिन उसमें जब वो पैसे मांगे गए, जब चीफ जस्टिस ने या 2-3 और जजेस ने कहा पैसे देने के लिए, तो बाकी जो दूसरे जजेस थे उनका क्या कहना था? तो अगर हम उस तरह से देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम जजेस एक, जब हम ये कह रहे थे, मेरा ये था कि कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए, अगर चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना देते तो उसमें क्या खराबी होती? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मुझे इशारे कर रही हैं ब्रेक के, मगर मैं क्विकली लास्ट कि ये बताएं कि अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आपकी पार्टी में? बड़ा क्लियर है अब तो आमिर, क्लैरिटी होगी, मियां नवाज शरीफ होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब का क्या बना होगा? रिटायरमेंट करके छुट्टी लेके लंदन चले जाएंगे? ये तो आपने खुद ही अज्यूम किया है। नहीं अब ये बहरहाल साबिक वजीर आजम है, तो अब चीफ मिनिस्टर तो दोबारा नहीं बन सकते। वजीर आजम बनने के बाद अच्छा नहीं लगता ना उनको डिमोट किया जाए, छुट्टी लेके रिटायर हो जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, जरूरी तो नहीं होता कि आप हुकूमत में हो और कोई होता हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनका एक तजर्बा है, उनकी जाहिर सी बात है, सब कुछ है, वो क्या किस वोट में तो फिर करेंगे इस लिहाज से, इस लॉजिक से तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम बीबी को होना चाहिए। नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, बट आखिरी एक सवाल कर ले फिर ब्रेक है। आखिरी एक और सवाल कर तो ये तो नहीं, लॉजिकली बिल्कुल उनका हक भी बनता है, और मेरा ख्याल है नून लीग की सबसे कैरिस्मेटिक लीडर इस वक्त वो हैं, तो वो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो ये फिर बाप बेटा जो है हमजा और शहबाज, ये रिटायरमेंट ही वाली बात हो गई। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मरियम नवाज के हवाले से ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि अगर PMLN का इतना पड़रा आज भारी हुआ है, तो उसमें सबसे अहम रोल मरियम नवाज का है कि जब वो आपको एक स्पेस थी और एक सियासतदान की जरूरत थी जो पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस और डिफायंस करे या करेज शो करे उस माहौल में, शी केम आउट एंड शी बाल आखिर में हमें तकलीफ जरूर हुई है कि वो जो वोट की इज्जत कराने जा रही थी ना, वो बीच में कहीं रुक गई है। बहुत वोट पर ही, वोट के समय ही वो आजकल नजर ही नहीं आ रही, किधर है बाय द वे? पिछले 2-3 दिन से शहबाज वो आप फिक्र नहीं करे, वो आ जाएंगे। चले ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोबारा जरूर अहमद देंगे। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आमिर साहब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है सियासी लिहाज से, इसके ऊपर तो बात होगी, मगर परवेज़ खटक साहब की नई जमात और अभी उनका ताज़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि जी सियासतदान मौका देकर फैसला करते हैं, जाने वालों के नज़दीक मौका किसे कहा जाता है। ब्रेक से वापस आके आमिर साहब से जानेंगे, हमारे साथ रहिए।
से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, हम पहले दिन से आज तक सुनते आए और अभी भी हमें पता है कहीं पे कोई खंबा भी खड़ा हो जाएगा तो वोट उसको मिल जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से खड़ा किया जाएगा, पीटीआई चेयरमैन की तरफ से। अभी एक निजी टीवी चैनल के ऊपर खटक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे पे कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, मुझे जब वजीर आला बनाया था मेरा वोट बैंक था, मेरे बगैर गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे केपीके में, कि तुम मुझे तो बनाना ही था उन्होंने। नहीं, उनकी कुछ चीज़ों में उनका जो क्रेडिट है कि वो जोड़ तोड़ के बादशाह थे, और वो इससे पहले भी जो है साबिर शाह के ज़माने में भी गवर्नमेंट गिराना उनका एक एक्सपर्टीज रही। वो शेरपाल साहब के हम पल्ला दो ही कारीगर हैं, दो मैकेनिक हैं केपी में, एक आफ्ताब शेरपाल साहब और एक ये उनके साथ रहे हैं, बल्कि आप कहेंगे उनके स्टूडेंट हैं। तो वो इस चीज़ में उनका क्रेडिट है, मगर ये भी है कि ये भी चीफ मिनिस्टर पीटीआई के बगैर नहीं थे बन सकते। उससे पहले ये तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सियासत में आए हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक प्रोविंशियल मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बने। हाँ, तो इनको भी जो इज्जत मिली और जो इनको शनाख्त मिली और जो इनका कद काट बन गया, तो वो भी पीटीआई की वजह से। अब ये एक बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं सारे पाकिस्तान के मुतालिक, पीटीआई के मुतालिक हैं और केपी के मुतालिक ख़ास तौर पे, कि आया जो है वोट बैंक जो है वो किस तरफ जाएगा, खंबे को वोट देंगे पीटीआई के या ये इलेक्टेबल्स को देंगे। मगर एक ज़रूर में मजाजन जो है, जो कि केपी की मुख्तलिफ है सकाफती तौर पे बाकी सारे पाकिस्तान से, कि उनके यहाँ जो ये मज़ाहमत का जो तारीखी तौर पे जो है ना, वो एक उनके यहाँ ये कल्चर एग्जिस्ट करता है कि वो पसंद करते हैं जो बंदा मज़ाहमत हो, और समझौता करने वाले को इतना पसंद नहीं किया जाता। चले जरा शामिल कर लेते हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बंगिश साहब, थैंक्स सो मच। कुछ सवालात आपने उठाए थे बंगिश साहब से, पूछ लेते हैं। बंगिश साहब से तो ये तो वहाँ पे वॉर जोन में बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनसे वहाँ की सिचुएशन लेंगे। बंगिश साहब, जो जिस तरीके से ये पार्टी लॉन्च की गई है, तो कोई सभी को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खटक साहब कोई इस तरह का पटाखा फोड़ेंगे, और काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही थी, हल्के बुल्के उनकी बयानात भी इधर उधर हेर एंड देर आ रहे थे। मगर जैसे लॉन्च की गई कि वहाँ ना अंदर साफ ही नहीं जाने दिए, और जो छेद नज़र आए उनके क्लेम्स के अंदर कि 57 बताए गए, 57 में से जो हैं वो अब कह रहे हैं कि जी 28 हैं, फिर एक मुर्दा आदमी की तस्वीर लगा दी, और फिर जो है 5-7 जो हैं उसमें से अब तक वो मुकर चुके हैं कि जनाब हमारा नाम ऐसे ही डाला। तो आप कैसे देखते हैं ये कितना बड़ा तूफान है खटक साहब का जो उन्होंने वहाँ पे केपी में खड़ा किया है? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। इससे पहले आप वो कह रहे थे वो परवेज़ खटक एक ज़ीरक सियासतदान है, और यकीनन आफ्ताब शेरपाव भी उससे अपना उस्ताद मानते हैं। और ये भी हकीकत है कि जब 2013 में हुकूमत बना रहे थे तो उस वक्त पीटीआई को मुश्किल सूरत हाल का सामना ज़रूर था। उन्होंने जी जारी रखिएगा। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह से पहले दावा किया गया कि 57 लोग जो हैं, मतलब अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा है और वो उसके MPAs या MNAs रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि 37 MPAs और 7 MNAs इंक्लूडिंग परवेज़ खटक खुद, ये इनके नाम इसमें आए हैं। और इसमें भी ये जो नाम आए हैं जो मतलब जिनको ये लोग इलेक्टेबल्स कहते हैं, उसमें भी इफ्तिखार मशवानी, मुश्ताक गनी और इसके अलावा आज़म खान और वज़ीरज़ादा और ज़ियाउल्लाह बंगश, इन्होंने बाकायदा तौर पे वीडियो मैसेजेस जारी किए हैं और उसमें उन्होंने दावा किया है कि हमारा अजीजुल्लाह गरान, बिल्कुल सर। और उसमें एक और मजे की बात मैं ये बताऊं कि ज़ियाउल्लाह बंगश जो कि इवन जो पीटीआई की जो अभी जो मुहिम जारी थी, वो झंडा लगाओ मुहिम, उसमें भी बड़ी सरगर्म थे, और वो कहते हैं कि मैं मीटिंग में भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद मैं परवेज़ खटक का हिस्सा नहीं हूं। आप वो मीटिंग में कैसे पहुंचे ये तो वो खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो वो मसला है कि इलेक्टेबल्स उनके पास जरूर है, ये क्रेडिट परवेज़ खटक को जाता है, और वो इलेक्टेबल्स को
इकट्ठा भी कर सकते हैं, उनको टिकट भी दे सकते हैं, उनको अपने साथ चला भी सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इन इलेक्टेबल्स का कोई वोट बैंक मौजूद है। अगर मतीन साहब, इनमें से आप एक एक बंदे पे गौर करें तो इनमें से बेशतर ऐसे लोग हैं कि जिनकी पीटीआई से पहले कोई पहचान नहीं थी। हम लोग भी काफी अरसे से, मैं 94 से सहाफत कर रहा हूं, इनमें से बहुत सारे लोग बेशतर जो हुए हैं वो 2013 से मैं पहचानता ही नहीं था कि ये कौन लोग थे, और वही वो क्या गए और वो आज इलेक्टेबल बन गए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो जब परवेज खटक के साथ जाएंगे तो क्या उनका वोट बैंक वही बरकरार रहेगा या पीटीआई का जो वोट बैंक है वो बरकरार रहेगा? ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है पीटीआई का अपना एक वोट बैंक है, वो लूज करता है या वो गेन करता है वो तो इलेक्शन के साथ ही पता चलेगा। लेकिन परवेज खटक का जो वोट बैंक है, परवेज खटक का ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि परवेज खटक वजीर आला रहे हैं, लेकिन नौशहरा के अलावा वो सिर्फ चंद एक अजला में वो खुद गए और वो दौरा कर चुके हैं। इवन खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला तक तो उसकी पहुंची नहीं थी। तो वो कैसे दावा कर सकते हैं कि वो सूबागीर एक ऐसी पार्टी बनाएंगे कि जो हुकूमत बनाएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि ये चंद एक इलेक्टेबल्स को मिला के फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो भी फिर जेयूआई और अवामी नेशनल पार्टी को साथ मिला के अगर कोई हुकूमत बनाते हैं तो हुकूमत बनाने के तो वो माहिर है। वो पहले अक्सरियत ना होने के बावजूद उसने शेरपाओं की हुकूमत बनाई थी, तो इस तरह से तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो इलेक्शन स्वीप कर देगा या बड़ी पार्टियों से आगे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुमताज बंगीर साहब, बहुत ही बड़ा कारनामा कर देगा, मेरा ख्याल है। ठीक, जी ठीक है। अच्छा मुमताज बंगीर साहब, मुझे ये बताइए, अभी जब आपसे गुफ्तगू से पहले मेरी आमिर साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत मिसाल एक पेश की कबायली अवाम की, कि उनके मुआशरे के अंदर एक सोच होती है कि वो मुज़ाहमत को पसंद करते हैं, समझौते के सामने नहीं वो लोग टिकते। अभी ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें तो वहाँ आसपास की जगहों पर, पेशावर में उस पट्टी पे, कबायली इलाकों की पट्टी पे कैसा रिस्पांस है परवेज़ खटक साहब की इस नई सियासी जमात का, जो कि उन्होंने चेयरमैन से, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से अलग होकर मार्ज़ वजूद में लेकर आए? वहाँ पर रिस्पांस क्या है लोगों का? जी सरवत, इब्तिदाई तौर पर जिन लोगों के साथ हमारा राब्ता हुआ है, इवन जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन हैं और जो इन्हीं इलेक्टेबल्स लोगों के लिए काम करते हैं और उनके लिए वोट बैंक बनाते हैं, तो वो लोग भी वो ज़्यादा पुरजोश नहीं थे। इवन वो लोग कि जो अमली तौर पर परवेज खटक के साथ ऐलान कर चुके हैं और हम ये यकीन से कह सकते हैं कि परवेज खटक के काफिले का हिस्सा हैं, उनके जो पीछे लोग हैं जो उनके लिए वोट अरेंज करते हैं, जो उनको जो अपने अपने हलकों में उनके लिए वो मतलब शुमार होते हैं ऐसे लोगों में कि उनके लोग मानते हैं, तो वो भी ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। इसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं कि पहले जो मेंबरान या जो उम्मीदवार थे जिन पे पीटीआई का लेबल लगता था तो हमारे लिए बड़ी आसानी होती थी, और आसानी इसलिए भी होती थी कि वो हमें वो बंदी की पहचान पैदा नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि हम ये कहते थे कि ये पीटीआई के लोग हैं तो लोग बगैर जान पहचान के उसे वोट दे देते थे। अब परवेज खटक का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, परवेज खटक का मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी है, परवेज खटक का मुकाबला जेयूआई और एएनपी से भी है। ऐसे हालात में कि जब उससे बड़े तगड़े इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, बंगीर साहब यही आपसे यही पूछने वाला था आपसे, मैं आपसे यही पूछने जा रहा था कि केपी की तारीख रही है कि सिर्फ पहली दफ़ा अक्सरियत मिली थी और पहली दफ़ा कोई गवर्नमेंट री इलेक्ट हुई थी किसी पार्टी की, तो यहाँ हमेशा क्योंकि बाकी में 3 वे 4 वे होता है, यहाँ 6 वे 7 वे इतनी ज़्यादा पार्टीज होती हैं कि आपस में मुतहारब होती हैं और बड़े ही कम सीटें होती हैं जिस पे उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी ये पहले ही इतनी डिवीज़न है कि ये पीडीएम इलेक्शन की से पहले टूटती हुई नज़र आ रही है कि इनकी आपस में इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुश्किल नज़र आती है। उसमें एक और इजाफा हो जाता है खटक साहब का कि ये भी एक ग्रुप के तौर पे आते हैं, तो ये एक जाविया देखने का हो सकता है, तजिया करने का, कि ये वोट जो एंटी पीटीआई है ये ज़्यादा मुनकसम होगा और पीटीआई का वाहिद पार्टी है जो कि पूरे केपी में है, बाकी सबकी पॉकेट्स हैं। क्या ये अखज़ करने में मैं सही हूँ? आमिर साहब, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम पिछली उसको कंसीडर करते हैं। 84 सीटें जीती थी पीटीआई ने,
और MMA जिसमें जमात इस्लामी भी साथ शामिल थी और JUI भी थी, उनकी सिर्फ 13 सीटें थी। ANP की 9 और मुस्लिम लीग नून की 6 और पीपल्स पार्टी की 5 सीटें थी और 3 जो है इंडिपेंडेंट्स थे। अब इसे अंदाजा लगाएं 4 साल में क्या ऐसा तब्दील हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो 2013 के इलेक्शन है उसमें भी आप अगर अदाद-ओ-शुमार पे गौर करें तो वो काफ़ी मुनक़सम थे। अब तो मज़ीद इनमें डिवीज़न हो गई है, इख्तिलाफात अभी से सामने आ गए हैं। तो एक चंद महीनों में ऐसा कौन सा माजरा हो जाएगा कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमाए इस्लाम, ANP और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये क्यों कर इकट्ठे होंगे और KP में, क्योंकि जमीयत उलमाए इस्लाम के लिए तो खैबर पख्तूनख्वा ही सब कुछ है, यही उनका वोट बैंक है, यहीं से उन्होंने सीटें लेनी है। अगर एडजस्टमेंट उन्होंने कर दिए तो वो तो अपनी जो उसकी हैसियत से वो भी खो जाएंगे। आखिरी सवाल बंगी साहब, वो ये है कि इसमें जो लोग जिन पे सबसे ज़्यादा इतराज़ात होता था PTI के अंदर कि करप्शन के जिन पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम थे, खटक साहब के ऊपर भी रहे और भी बेताशा लोग, वो बाकी पाकिस्तान पंजाब के अंदर भी इस तरह हैं कि वो लोग जिनके ऊपर ज़्यादा इतराज़ात किए जाते थे अखलाकी हवाले से, करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से, काफ़ी सारे वो PTI से जो हैं अब जा चुके हैं। तो ये एक ज़ाविया भी हो सकता है कि वो तो इसके बाद ज़्यादा पवित्र हो गई है अगर एक नॉर्मल उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। बिल्कुल आबिद साहब, आपकी बात सही है। परवेज खटक से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। उस पर केसेस अगरचे बनी भी है, लेकिन वो निस्बतन दूसरों की निस्बत जरा क्लीन पॉलिटिशियन रहे हैं। इरिगेशन मिनिस्टर यहाँ पे रहे थे उस जमाने में भी, मतलब इस पे इसने न कोई प्ली बारगेन किया, न इस तरह के सीरियस नेचर का कोई केस बना। अभी जो उस पे वो केसेस बने थे वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इससे पहले इस किस्म की सूरत हाल का उससे सामना नहीं कर रहा। हाँ, PTI के जो लोग थे जिन पे इल्जाम लगे हैं वो सब के सब PTI फोर्स से निकल गए हैं। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि परवेज खटक ने सूबाई सदर, PTI के सूबाई सदर होते हुए खुद इनमें से बेशतर लोगों को ये वार्न किया था कि आप लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक वजह उसकी ये थी कि इन्होंने PTI की रैलीज में, PTI के जलसे जुलूसों में वो लोग लेके नहीं आए थे, वो चूंकि मुतहरिक नहीं थे पॉलिटिक्स में, सिर्फ उनको मिनिस्ट्री से, मुआविन खसूसी और इन चीज़ों से वो था लगाव था और इनको इलेक्शन से वो था कि हम इलेक्शन कामयाब हो जाएंगे, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। वो लोग तो इनके साथ मौजूद हैं। तो इन सब को खुद परवेज खटक ने वार्न किया था कि आपको नेक्स्ट इलेक्शन में टिकट नहीं मिलना। और वाकई इनमें से ज्यादातर तादाद उन्हीं लोगों की है जिनको टिकट का कोई इरादा नहीं था। तो अब अगर वो लोग परवेज खटक के साथ शामिल होते हैं और परवेज खटक ने खुद ही उनको अपने साथ वो चला सकते हैं, उनको इलेक्टेबल बना सकते हैं, तो ठीक है, फिर तो कुछ ना कुछ सीटें तो वो हासिल करेंगे, जाहिर है। सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। मुमताज बंगी साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, एक ब्रेक की तरफ अभी चल रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके एक तो ये सवाल जो केयरटेकर सेटअप बनने जा रहा है, इलेक्शन का मौसम है, क्या हालात वाकयात होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगले सेगमेंट के इन चंद मिनटों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का एक पूरा स्केच आमिर साहब की तज़ीह में आप लोगों के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, एक ओवरऑल एनालिसिस आपका चाहिए। बंगी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे और ख़ास तौर पे परवेज खटक साहब के बारे में, उन पे कम इल्ज़ामात हैं। नहीं, उनकी मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि जो ज़्यादातर इल्ज़ामात हैं वो या खटक साहब पे या इनके जो आगे टीम है, इस वक्त भी इनकी ही वर्चुअली टीम है। इमरान खान इनको जो है बिल्कुल भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाह रहे थे, वहाँ से इनके दिल में दरार आई। उन्होंने वो, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि पहले तो सबसे बड़ा जो वहाँ का कंट्रोवर्शियल मंसूबा है वो तो BRT है ना। BRT इनके दौर में शुरू हुआ। महमूद खान इनकी पैदावार थी, फिर जब इनको कहा गया कि आप नहीं बन सकते
तो इन्होंने फिर अपना नॉमिनी दिया कि महमूद खान भी इनकी ही प्रॉक्सी थे। सो ये बाय प्रॉक्सी अपने ख़ानदान के ज़रिए इन्होंने अपने तमाम ख़ानदान के भतीजे भांजे भाई बहनें भाभियाँ सारों को, किसी को MP है, किसी को MN है, किसी को वजारतें, किसी को वो किया। एक्सेप्ट ये आप देखें ना, वो डूबती किश्ती से लोग छोड़ के जाते हैं, तो ये इनका भाई भी लियाकत खटक साहब भी अलहदा हो गए हैं, भतीजा साहब भी अलहदा हो गए हैं, सारे लोग तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गए हैं। मगर ये इनके ऊपर जो बाकी सारी इनकी टीम के ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो दोनों 10 साल के वो ज़्यादा इन पे ही जाते हैं कि पहली में ये चीफ मिनिस्टर थे, दूसरी में ये बाय प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर से। सो ये मुबर्रा नहीं हो सकते। ये मैं जो इल्ज़ामात हैं वो कोई छोटे-मोटे नहीं, गंभीर इल्ज़ामात हैं। ये जो सबसे बड़ा तो BRT है ना। सो BRT के अंदर जो है ये डायरेक्टली इनके दौर में शुरू हुआ और उसके बाद उसको जो मज़ीद भी उसके अंदर वो तब्दीलियाँ आती रहीं, वो महमूद खान इन्हीं की प्रॉक्सी थी। हाँ, महमूद खान साहब का एक फ्यूचर एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क अब आ गया है कि मालाकंड के अंदर जो है वहाँ पे वैसे ही तालिबान की वजह से एक बहुत रिएक्शन आता है, तो कोई भी बंदा जो उनके करीब नज़र आता है तो मुज़ाहमत का एक सिलसिला जारी है। तो अभी वहाँ पे ये मुराद सईद जो है ना वो इस वक्त तक गायब है और शहरयार और अली मोहम्मद वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वहाँ के वो जेल में हैं और बड़ी दिलेरी से वो सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। तो महमूद खान का वहाँ पे फ्यूचर जो है ना कि चीफ मिनिस्टर होने के बाद भाई भी काफी पहले भी जो है ना इनके ऊपर वहाँ पे बड़े इल्ज़ाम थे, मखदूश था। मगर ये जो कुछ भी थे ये खटक साहब की वजह से थे, तो इसलिए अभी इनके पास और चॉइस कोई नहीं थी इनके अलावा। सही है, ठीक है। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। एक बड़ा अहम सवाल है, दिलचस्प भी है मगर अहम भी है। आमिर साहब, केयर टेकर सेटअप के अंदर जो निगरान वजीर आजम आता है, हमेशा से कहा जाता है कि कोई ऐसा बंदा लाया जाता है जो पिछली गवर्नमेंट जाने वाली को फवायद दे ताकि आइंदा इलेक्शन में कुछ मजेदार काम हो सके वोटर्स के हवाले से। मुझे ये बताएं, आपका तजिया क्या कहता है? आने वाला कॉर्पोरेट सेक्टर से होगा, आपके सेक्टर से होगा या किसी और सेक्टर से होगा? एक तो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई कि ये 60 दिन में होने के 90 दिन में। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि ये हम प्रीमेच्योरली थोड़ा सा 1-2 दिन पहले करेंगे और ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हाँ, ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर की रेप्लिका होगा और इस तरह का उसका काम पंजाब से भी ज़्यादा मुश्किल होगा कि उसको उससे ज़्यादा डिलीवर करना होगा। सो आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो किस किस्म का होगा और उसकी सिलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है। वो राजा रियाज साहब ने और उन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने डिसाइड करना है, तो उससे ही क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो किन हालात में होगा। वैसे उसके अंदर कोई शुबा नहीं है कि वो कोई पंजाब से मुख्तलिफ होगा। सही है, बड़ा ये इजी है। वो तो आप ठीक है, रेप्लिका की बात ना करें। रेप्लिका से हमेशा खवातीन को ना कुछ कपड़े याद आते हैं, रेप्लिका सस्ता मिल जाता है आमिर साहब। नहीं, पंजाब का रीडू होगा वहाँ, वैसे ही मोहसिन नकवी साहब जैसे ही बंदा ढूंढा जा रहा है ना। आप देखें कि वहाँ पे वो चंद महीनों के लिए आए थे और वहाँ पे वो, कल मैं देख रहा था परसों इश्तिहार कि उन्होंने ना एक पावर प्लांट का प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके जो है ना इफ्तिताह कर रहे थे। भाई आपका क्या काम है पावर प्लांट लगाने का? नाम किसको बुरा लगता है? तख्तियां बस वही ना, ये देखे ना तख्तियों के तख्तियों के बादशाह हैं। तो ये तख्तियों की स्टोरी कल तफसील करेंगे। कुछ दो चार बड़ी मजेदार तख्तियां लगी हैं। एक तख्ती जो है ना, ये आज मैं रात जाते वक्त जो है ना गौर कर रहा था परसों कि रात के अंधेरे में तख्ती लग रही है कि मुझे मागा रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट लग रहा है, पता ना उसका PCR है, ना कुछ उसकी प्लानिंग है, ना बजट है, ना पैसे है। उनका तख्ती लगा दे, उसकी तफसील मंडे को। सबसे ज्यादा मजा आता है जब फीता काटते हुए फोटो सेशन हो रहा था। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।